गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 के हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज उसका मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेकंड चैप्टर जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन ये हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, जो अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है हमने। फर्स्ट जो चैप्टर हमारा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका हमने बताया था मैंने आपको क्या कि यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट कंट्री है फ्रांस। फ्रांस के अंदर अगर कोई भी चेंजेस होता है या कुछ भी रिवॉल्यूशन जनरेट होता है तो वो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो उस फ्रांस में जो चेंजेस हुए, जो रिवॉल्यूशन हुआ, उसका पूरे यूरोप के अंदर क्या इंप्लीमेंट था, तो वो उससे क्या हुआ, सोशलिज्म कैसे जनरेट हुआ। ठीक है, सोशलिज्म किस तरह से जनरेट हुआ उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखें तो ये यूरोप आप देख पा रहे होंगे, देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा आपका यूरोप वाला पोर्शन है इस तरफ। ठीक है, कुछ पोर्शन नीचे भी था, ये मोस्ट ऑफ दी आपका ये यूरोप वाला एशिया है। ठीक है, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब आपकी यूरोप थे। ठीक है, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये आपका रशिया है पूरा आपका, इस तरफ वर्ल्ड मैप में आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैप है ये 1917 का है। कब का मैप है ये आपके 1917 का मैप है। आज अगर आप मैप को देखते हैं, वर्ल्ड मैप को, तो आपको थोड़ा कुछ चेंजेस मिलेंगे। यहाँ से कुछ पोर्शन क्या है डिफ्लेक्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो आपका मैप है ये 1917 का है। ठीक है, तो 1917 का मैप मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे इजिप्ट हो गया आपके। ठीक है, इजिप्ट, इजराइल वगैरह ये सारे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था पहले यहाँ पर मिडिल में। ठीक है, बल्गेरिया आपके यहाँ देख रहे हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस तरफ चल जाएगा आपके लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ ऊपर ये आपकी आयरलैंड है। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो अब हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे यूरोप के अंदर सोशलिज्म किस तरह से आया, यूरोप के अंदर सोशलिज्म किस तरह से जनरेट हुआ। फ्रांस में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम पढ़ चुके थे, किस तरह से लुई 16 आया, किस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कैसे नेपोलियन आया। अब नेपोलियन के बाद किस तरह से सोशलिज्म जनरेट होता है यूरोप के अंदर, और उसका इंप्लीमेंट रशिया के ऊपर यानी यूएसएसआर, रशिया यानी यूएसएसआर के ऊपर क्या इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो उसका हम देखेंगे इस चैप्टर में बेसिकली। ठीक है, किस तरह से इस यूरोप का रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट रशिया के ऊपर पड़ता है, तो वो बेसिकली हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन का एक आइडिया लेते हैं। देखिए, इन रशिया द गवर्नमेंट हेडेड बाय जार निकोलस सेकंड। मैं आपको बताया था रशिया के अंदर उस टाइम पे कौन था किंग, जार निकोलस सेकंड। देख पा रहे होंगे, जार निकोलस सेकंड रूलर था वहाँ पर। मोनार्की सिस्टम था, इसका मतलब अगर किंग है तो उसका मतलब कैसा सिस्टम हो गया, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था। कहाँ पर, रशिया में। ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम था। इट वॉज वेरी ऑप्रेसिव, द कॉमन पीपल बिगेन टू हेट हिम। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है कि जार निकोलस सेकंड क्या था, उनका रिप्रेजेंटेटिव था, गवर्नमेंट का हेड था, कहाँ पर, रशिया में। कॉमन पीपल जो थे वो क्या थे, इसके अपोज थे। ठीक है, उसको हेट करते थे। रीजंस आपको पता है क्यों हेट करते हैं, क्योंकि वही टैक्सेस वगैरह बढ़ा देते हैं, इस तरह से हेट करना स्टार्ट हो जाता है। और डिटेल में देखेंगे हम क्यों रीज़न रहे, क्या रीज़न रहे, वो हम सारा अभी डिटेल में देखेंगे। तो कॉमन पीपल क्या करते थे, जार निकोलस सेकंड को हेट करते थे। पॉपुलर डिसकंटेनमेंट रोज टू अ न्यू हाइट व्हेन रशिया वाज डिफीटेड बाय जापान। और इस जो इसको जार निकोलस सेकंड को सब हेट करते थे, उसका जो पॉपुलर एक तरीके से डिसकंटेनमेंट हुआ, मतलब कहने का मतलब यह है ज़्यादा हाई लेवल पे गया वो जो एक तरीके से हेट करने वाली जो फीलिंग थी वो ज़्यादा डेवलप हो गई रशिया के लोगों में। वो कब हुआ, वो एक बहुत हाइट तक पहुंच गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका था। कब हुआ था, जब रशिया को जापान ने हराया। रशिया को जापान ने हराया। अगर आप देखें तो जापान बहुत छोटा सा है सॉरी, जापान बहुत छोटा सा है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे ना तो जापान बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि इतना छोटे से कंट्री जापान ने इतने बड़े रशिया को हरा दिया, तो इसलिए लोग क्या हो गए थे, एंटी हो गए थे। अच्छा, किस ईयर में रहा है, 1904 से 1905। अगर आपको डेट याद नहीं हो तो ये याद डेट कर लीजिए, 1904 से 1905 के बीच में जापान ने रशिया को डिफीट किया था। अच्छा, इसी टाइम पीरियड पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसी टाइम पीरियड पे एक और कुछ चीज़ हुई थी, याद है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। ठीक है, नहीं याद तो बता देता हूँ आपको, नेपोलियन इसी टाइम पीरियड के बीच में आया था। फ्रांस के अंदर नेपोलियन का राइज 1904 से 1905 के अंदर हुआ था। अगर प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया हो तो इसमें आ जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, द वीक ऑफ दिस डिफीट अ लार्ज नंबर ऑफ सीक्रेट रिवॉल्यूशन पार्टीज स्प्रिंग अप। अब बेसिकली क्या है, जैसे ही जापान ने रशिया को हराया तो उससे क्या हुआ कि जो रशिया के इंटरनल लोग थे, मतलब जो रशिया के इंटरनल पॉपुलेशन थी, कॉमन पीपल्स थे, उन लोगों ने क्या किया, बहुत नंबर्स में एक सीक्रेट सोसाइटीज बना ली और सीक्रेट रिवॉल्यूशन जनरेट कर दिया। सीक्रेट सोसाइटीज का मतलब ग्रुप्स बना लिए, अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स बना लिए और रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट
ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोग ज़्यादा हेट कर रहे थे जापान ने, जैसे रशिया को रहा है 1900 से 1905 के बीच में। तो उस टाइम पर क्या हुआ, रशिया के अंदर सीक्रेट रिवॉल्यूशन पार्टीज बनी जो क्या करती थी, अपोज करती थी किसको, गवर्नमेंट को। इन मार्च 1917, अब आप बात कर रहे हैं 1904 से हम आ गए 1917 के अंदर, द czar was forced to advocate and provisionally government of moderate social revolution was formed। ठीक है, जार को क्या करा, फोर्स किया गया कि वो अब गवर्नमेंट को मॉडरेट सोशल लेवल पे रिवॉल्यूशन के बेसिस पे जनरेट करे। क्या कि अब जार हट जाए और जो अब जो गवर्नमेंट बने वो कैसी बने, एक तरीके से मॉडरेट सोशल रिवॉल्यूशन ही। ठीक है, कैसे बने, मॉडरेट सोशल रिवॉल्यूशन की क्या करे, एक तरीके से गवर्नमेंट बने। ठीक है, ऑन नवंबर 7 1917 द बॉल्शेविक सॉरी, तो नवंबर 7 1917 के अंदर बॉल्शेविक्स कौन थे, ये अभी हम और देखेंगे चैप्टर जब हमारा, अभी हमने क्या एक ब्रीफ आइडिया, इंट्रोडक्शन एक तरीके से अभी मान चाहिए। तो बॉल्शेविक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि बॉल्शेविक्स कौन थे। तो 7 नवंबर 1917 द बॉल्शेविक अंडर लेनिन ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ द मेंशेविक गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश द सोवियत रिपब्लिक। ठीक है, क्या हुआ कि जो बॉल्शेविक थे उनके हेड कौन थे, लेनिन। बॉल्शेविक एक ग्रुप का नाम है, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर ऊपर, सीक्रेट रिवॉल्यूशन पार्टीज बनी थी। क्या बनी थी, सीक्रेट रिवॉल्यूशन पार्टीज। ऐसी ही एक पार्टी थी बॉल्शेविक पार्टी। ठीक है, क्या पार्टी थी, बॉल्शेविक। उसके हेड कौन थे, लेनिन। कौन थे, लेनिन। तो उन्होंने बेसिकली क्या, इससे पहले जो पार्टी रूल करी थी वो थी मेंशेविक गवर्नमेंट। कौन सी थी, मेंशेविक गवर्नमेंट। उनको रिप्लेस करके क्या कर दिया, एक तरीके से सोवियत रिपब्लिक की का स्टैब्लिशमेंट किया। किसका स्टैब्लिशमेंट किया, सोवियत रिपब्लिक। किसका, सोवियत रिपब्लिक। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, आपके सोवियत रिपब्लिक बना दिया गया। ठीक है, बॉल्शेविक्स को हटा के, और मेंशेविक गवर्नमेंट को हटा के बॉल्शेविक आए। इसको लीड किसने किया था, लेनिन ने। और क्या करा, सोवियत रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट कर दिया कहाँ, रशिया में। तो कहने का मतलब यह, जार निकोलस सेकंड को हटा दिया और जो मेंशेविक्स थे इनको रिप्लेस करके कर दिया सोवियत यूनियन। अच्छा, सोवियत रिपब्लिक। सोवियत का मतलब क्या होता है, काउंसिल। सोवियत का मतलब क्या होता है, काउंसिल। ठीक है, काउंसिल जस्ट एन एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्यूशन इस बोल दीजिए, क्योंकि रिवॉल्यूशन कौन कर रहे होंगे, रिवॉल्यूशन वही तो कर रहे होंगे जो बेसिकली क्या होंगे, जो ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे, वो कौन होंगे, पीजेंट्स होंगे, वर्कर्स होंगे, ये तरह से। तो सोवियत यूनियन बना दिया। क्या कहने का मतलब क्या है कि अब जो रूल होगा रशिया के अंदर वो किसका होगा, काउंसिल का होगा एक, और वो काउंसिल कौन चुनेंगे, वर्कर्स चुनेंगे। ठीक है, पीजेंट्स, वर्कर्स, ये सब चुनेंगे। तो एक जनरल आइडिया रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक जनरल आइडिया दिया है आपको खाली यहाँ पे कि क्या है रशियन रिवॉल्यूशन। अब इनके बारे में मेंशेविक, बॉल्शेविक क्या थे, 1904 में जार निकोलस सेकंड कैसे हारा, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे आप ये देखिए, सबसे पहले द एज ऑफ सोशल चेंज, कि एक्चुअल में ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे पहले इतने साल तक किंग्स ने रूल किया, तब तक ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। तो अब एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा था, फ्रांस में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, और अब रशिया में भी हो रहा था। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या था, तो उसका रीज़न था एक सोशल चेंज आना। क्या, सोशल लेवल पे चेंज आना। जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी कोई आप कोई भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अब सोशल लेवल के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर ऐसा पर्टिकुलर कोई थिंग आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, उसको बाइकआउट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में भी चल रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को आप बाइकआउट करो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये सोशल लेवल पर जब चेंज आता है तो उससे क्या होता है, नई चीज़ें जनरेट होती है। तो इस सोशल चेंज के बारे में हमें पढ़ना है सबसे पहले। तो देखिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली क्या था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, फ्रांस के अंदर। कब हुआ था, 1789। ठीक है, डेट याद रखनी है, 1789 के अंदर हुआ था। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला रिवॉल्यूशन था ये। उससे पहले कहा था कि सब जगह कौन रूल कर रहे थे, आपके मोनार्क ही रूल करते थे। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या एक नया आइडिया दिया सोसाइटी को कि जो अब ये मोनार्क सिस्टम है ना, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अब इसको आप रिप्लेस कीजिए, और पीपल अब अपनी क्या करेंगे, अपना लीडर चुनेंगे और वही गवर्नमेंट का रूल करेगा। तो एक तरीके से क्या, वहाँ से फ्रांस से ये सोशल चेंज स्टार्ट हुआ। फ्रांस से क्या हुआ, ये सोशल चेंज स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, आगे ग्रो करता गया। फ्रांस से सोशल चेंज स्टार्ट हुआ और आगे क्या करता गया, ये ग्रो करता गया। ठीक है, अब फ्रांस से ये ट्रांसफ़र हुआ कहाँ, रशिया के अंदर। रशिया से फिर और भी जगह पे ट्रांसफ़र हुआ ये। इस तरह से क्या हुआ कि इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमी एंड सोशल पावर। अगर आप 18th सेंचुरी से पहले की बात करें, ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले की, ठीक है, तो 18th सेंचुरी से पहले हमने फ्रांस में भी देखा था कि जो सोसाइटी थी वो स्टेट्स में डिवाइड थी। ठीक है, 3 स्टेट्स देखे थे हमने, 3 स्टेट्स। ठीक है, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे।
ठीक है। फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर देखा था। तो सिमिलरली पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो सोसाइटी थी वो बेसिकली स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। किस में डिवाइडेड थी? स्टेट्स के अंदर एंड ऑर्डर्स के अंदर, एंड इट वाज द अरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च। अब वो बेसिकली कौन सी सोसाइटीज थी? एक तो अरिस्टोक्रेसी पीपल थे, जो मैंने आपको बताया, जो किंग के रिलेटिव्स थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे, हमने फ्रांस में रिवॉल्यूशन में भी देखा है। और दूसरी जो सोसाइटी तो क्या, चर्च से बिलोंग करते थे, जो विच कंट्रोल द इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और ये दो कैटेगरी स्टेट्स ऐसे थे जो इकोनॉमी और सोशल पावर को कंट्रोल करते थे, जो इकोनॉमी और सोशल पावर को कंट्रोल कर रहे थे। बट सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन, लेकिन जैसे ही फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। और क्या हुआ कि इसको चेंज किया गया, इसको चेंज किया गया इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स। और जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन के अंदर के बारे में पढ़ा है, ये सारा उसका ही बैकग्राउंड है, क्या आप मान के चलिए, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, एक थर्ड स्टेट आई थी, आपको याद हो तो, मिडिल क्लास जो एक जनरेट हुई थी, जो लोअर क्लास थी, आप बोल लीजिए थर्ड स्टेट थी, जिनको आप मिडिल क्लास भी बोलते हैं, वो लोग सामने आए, उन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और एक थर्ड स्टेट को भी क्या किया, एक वो दिया गया, क्या दिया गया कि बेसिकली अब आप लोग भी क्या करेंगे, एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, नए आइडियाज दिए गए किसके, इंडिविजुअल राइट्स के, ठीक है। मैंने बताया था आपको इंडिविजुअल राइट्स सबने डिमांड की थी, फंडामेंटल राइट्स आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड की गई एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस, ठीक है। और ये इंडिविजुअल राइट्स दिए गए और प्लस ये देखा गया, ये बताया गया कि अब सोशल पावर लेवल के ऊपर कौन कंट्रोल करेगा। पहले जो अरिस्टोक्रेसी और जो चर्च रूल करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये जो आप किंग मोनार्की बना के बैठा देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको सोशल चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता, फ्रांस के। फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अरिस्टोक्रेसी और चर्च के अगेंस्ट, और मिडिल क्लास जो थी यानी लोअर क्लास जो थी वो सामने आई और उन्होंने क्या करा, इनको अपोज किया और इंडिविजुअल राइट्स की डिमांड करी। और ये बताया कि जो सोशल पावर में जो अपर दो स्टेट्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, तो अब हमारा इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, किसमें, इकोनॉमी लेवल पे और सोशल पावर लेवल पे, ठीक है। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोशल चेंज। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट हो रहा था, अब जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था, आपको पता है 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत पीक पे था, इंडस्ट्रीज आ चुकी थी, रेलवेज आ रहे थे बहुत, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। तो अब ये बोला गया कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, कॉलोनीज मतलब आप बोल सकते हैं जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, आपको बताया, मैंने बताया था कि बेसिकली क्या है कि जो ब्रिटिश जहाँ जहाँ रूल करता था ना, उन्हें अपनी कॉलोनीज बनाता था। जैसे कि ब्रिटिश का एक कॉलोनी इंडिया थी, एक कॉलोनी ऑस्ट्रेलिया थी, एक नॉर्थ अमेरिका थी, एक साउथ अमेरिका, एक साउथ अफ्रीका, ये सब क्या थी, ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। तो इस तरह से जैसे ही कॉलोनीज में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ एक नई चीज़ भी डेवलप हो रही थी, रीशेप हो रही थी आइडियाज़, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो 1857 के अंदर इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ, बट कोई रिवॉल्यूशन कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ये फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस से रिवॉल्यूशन कहाँ गया, रशिया में गया, और रशिया से स्प्रेड होता होता ये इंडिया भी पहुंचा, और इंडिया में भी जैसे पहुंचा तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन आइडियाज़ को फॉलो किया, जो फ्रांस में हुआ और जो रशिया में हुआ, उन आइडियाज़ को फॉलो करके हमारे यहाँ पर भी अगर रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलोनीज बोला है, ठीक है। तो आप ये कॉलोनी से समझ रहे हैं कि क्यों बोला है, क्योंकि अब जो फ्रांस से रशिया में गया, रशिया से फिर पूरे वर्ल्ड में गया, तो वो पूरा क्या है, वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, और जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था, तो वहाँ पे लोगों ने क्या रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ये बोला कि अब ये जो आप अदर कंट्रीज पर रूल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पीपल का लोग रूल होना चाहिए, जो पीपल वहाँ रह रहे हैं उन्हीं का रूल होना चाहिए, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे और उन्हीं का रूल होना चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड करा जाए, सोशल लेवल पे चेंज किया जाए, नए आइडियाज़ को लाया जाए कि जिससे आप क्या कर सकें, सब लोग इजीली वर्क कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, एक सोशल चेंज डेवलप होता है। अच्छा, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप के अंदर अब नेचुरल सी बात है, जो आपके अरिस्टोक्रेसी थे या जो चर्च से बिलोंग वाले लोग थे, वो तो कभी चाहेंगे नहीं कि भाई उनका ऐसा चेंज हो, क्यों, क्योंकि उनके पास सारी पावर है, तो वो चाहेंगे कभी कि अपना उनके पास से पावर चली जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो चाहते ही नहीं थे कि उनके पास से पावर चली जाए, तो इसलिए बेसिकली क्या किया कि कुछ लोग तो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते ही नहीं थे सोसाइटी का। तो response varied from those who accepted that some changes were necessary but wished for gradual shift to those who wanted the structure society radicals, ठीक है। अब बेसिकली ये देखिए, आप यहाँ पर जो हमने बात की थी लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव, तो अब बेसिकली जो ये सोशल चेंज आया ना, मैंने आपको बताया कि सोशल चेंज सब रिक्वायर्ड थी। अब इनमें क्या था, तीन ग्रुप डिवाइड हो गए, ठीक है, तीन ग्रुप डिवाइड हो गए, कौन कौन से, एक जो चेंज चाहते थे, एक जो चेंज ये चाहते थे कि धीरे धीरे लेवल पे हो, और एक जो चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे,
ठीक है। तो इन तीनों ग्रुप्स को 3 में डिवाइड करें। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, अभी आपके कंट्री में कोई चेंज हो, तो पूरे इंडिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, कि ऐसा चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो चल रहा है पहले गवर्नमेंट जैसे कि 5 साल में चेंज हो जाती है, इलेक्शन होते हैं, वैसा ही होना चाहिए। एक कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ये चेंज करो, अब एक पर्टिकुलर पार्टी को ही दे दो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे चाहेंगे, और कुछ लोग ये चाहेंगे कि नहीं, एकदम से चेंज मत करो, चेंज करो तुम, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ चेंज करो, ठीक है। तो इस तरह से 3 ग्रुप्स डिवाइड हो गए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। अच्छा, अब ये आप ये ध्यान रखिए, ये हम केवल यूरोप या रशिया से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर तो इंट्रोडक्शन हमने रशिया का लिया है, क्यों? क्योंकि यूरोप से जो रिवॉल्यूशन ट्रांसफर हुआ वो रशिया में हुआ। यूरोप से जो रिवॉल्यूशन था वो कहाँ ट्रांसफर हुआ? रशिया में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो यूरोप था, यहाँ से जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ वो कहाँ गया? रशिया में, स्पेशली फ्रांस से। आप ये देखिए, यहाँ पर फ्रांस दिया हुआ आपको, ये देखिए आप, स्पेशली जो फ्रांस था, फ्रांस से आपका जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट ट्रांसफर हुआ रशिया के अंदर, और फिर रशिया से पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ नीचे की तरफ इंडिया में भी गया वो, ठीक है। यहाँ मैप में नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में भी गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, यूएसए में गया, तो वहाँ भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3 ग्रुप्स थे, डिवाइड थे, ये केवल यूरोप में या केवल रशिया में नहीं थे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे थे। अगर इंडिया में बात करें तो हम इंडिया में भी बोल सकते हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव्स पे थे इंडिया के अंदर, ठीक है, लिबरल्स भी थे, रेडिकल्स भी थे, ठीक है, हर तीनों कैटेगरी के लोग इंडिया में भी थे, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम अब इन 3 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जो सोशल चेंज आ रहा था पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर रिवॉल्यूशन के कारण, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो सोशल चेंज आ रहा था रिवॉल्यूशन के कारण, उन सोशल चेंजेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किनका था? इन 3 ग्रुप्स का था, ठीक है। हालांकि इन तीनों ग्रुप्स के अंदर पूरी कंट्री के लोग आ चुके थे, इन तीनों ग्रुप्स के अंदर पूरी कंट्री के लोग आ चुके थे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि पुराना सिस्टम चले, कुछ चाह रहे थे कि नहीं नया सिस्टम आ जाए, कुछ चाह रहे थे कि नया सिस्टम तो आए लेकिन थोड़ा ग्रेजुअली आए, धीरे धीरे आए, और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब इन तीनों ग्रुप्स को पढ़ना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता चूंगा पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। तो देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं लिबरल्स की। तो लिबरल्स लुक्ड टू चेंज सोसाइटी। लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जो बेसिकली क्या करे, हर रिलीजन को फॉलो करे, मतलब सारे रिलीजन को वो एक्सेप्ट करते थे। दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स। वो क्या चाहते थे कि जो डायनेस्टिक रूल था, डायनेस्टिक रूल मतलब किंग है, ठीक है, ये मर गया, उसके बाद क्या हुआ, इसका जो बेटा होगा वो किंग बनेगा, फिर उसके बाद इसका जो किंग बेटा होगा वो किंग बनेगा। तो ये डायनेस्टी रूल था, ठीक है, इसको क्या बोलते थे? डायनेस्टी। जैसे कि आप देखें तो हमारे इंडिया के अंदर मुगल डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, ठीक है। तो ये इस तरह से डायनेस्टीज थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये डायनेस्टीज का रूल ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। लिबरल्स कौन थे? जो सोसाइटी के अंदर हर कल्चर को, हर रिलीजन को टॉलरेट करते थे, मतलब अपनाते थे, और वो अपोज करते थे किसको? जो डायनेस्टी रूल होता था उसको अपोज करते थे, मतलब मोनार्की सिस्टम को वो टोटली अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि हर पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स हों गवर्नमेंट से अलग, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट उसको फोर्स ना कर सके किसी भी काम के लिए, ठीक है। हर पर्सन के क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और उन्होंने क्या बोला कि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट चाहिए। कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसका, वो भी इलेक्टेड होना चाहिए, और पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन जुडिशरी, ठीक है। और क्या होना चाहिए? लॉज बने होने चाहिए, और एक वेल ट्रेन जुडिशरी होना चाहिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको पॉलिटी में लेके जाएं हम लोग, तो देखिए पॉलिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके जो कोई भी कंट्री है उसके लिए 3 स्ट्रक्चर मेन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, एक होता है आपका जुडिशरी, और एक होता है आपके लेजिस्लेचर, एक मैं भूल रहा हूँ अभी, ओके, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी, और एक और पॉइंट होता है मैं उसको भूल रहा हूँ अभी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और थर्ड जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उस रूल के को जज करते हैं, जो वो जुडिशरी कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तीन ग्रुप्स में डिवाइड होती है गवर्नमेंट, ठीक है। मैं एक थर्ड वाला भूल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ की डिमांड करी, किस चीज़ की? तो जो लिबरल्स थे वो क्या चाह रहे थे कि इस तरह से गवर्नमेंट हो, क्या कि पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, लॉज बनाया जाए, वेल ट्रेंड जुडिशरी हो जो क्या कर सके, इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के भी ऊपर डिपेंड होकर अपने डिसीजंस ना ले, इंडिपेंडेंट हो, और वो उन लॉज के बेसिस पे सही डिसीजन ले कि हाँ भाई ये चीज़ राइट है और ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से था। तो ये लिबरल्स की आइडिया थी, ये लिबरल्स की डिमांड थी।
दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में बिलीव नहीं करते थे। किसमें? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, उनका मानना था कि आपकी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होके जो पीपल थे, मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। वो ये चाहते थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, सब वोट नहीं कर सकते। जो आप ये गवर्नमेंट चूज करेंगे ना, इसमें सब वोट नहीं कर सकते। कौन वोट कर सकते हैं? मैन, फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेन शुड हैव टू वोट, केवल वही लोग वोट मैन वोट कर सकते हैं जिनके पास क्या हो, खुद की प्रॉपर्टी हो। और वो ये भी नहीं चाहते थे, ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वॉन्ट फॉर वुमेन, ठीक है, और वुमेन्स वोट करें ये भी वो नहीं चाहते थे। तो एक तरीके से देखा जाए ना, तो लिबरल्स के सारे पॉइंट अच्छे थे, ठीक है, सारे कल्चर्स को अपनाना, सारे रिलीजियस को करना, टॉलरेट करना, और मोनार्की सिस्टम को, डायनेस्टी रूल को अपोज करना, सेफ गार्ड मतलब फंडामेंटल राइट्स आप बोलिए, इंडिविजुअल राइट्स को लाना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, लॉज होने चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, सब चीज़ बढ़िया थी। बट एक्चुअल में इनका एक माइनस पॉइंट था, वो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में वो बिलीव नहीं करते थे। केवल वो चाहते थे कि जिनके पास प्रॉपर्टी हो मेंस में वही वोट करे और वुमेन्स भी वोट ना करे। तो एक तरीके से ये इनका नेगेटिव पॉइंट था, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कौन? लिबरल्स, ठीक है। हालांकि मोस्टली आइडिया इन्हीं के काम में आए बाद में पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, आज भी पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर इन्हीं के आइडियाज़ को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप था आपका। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। रेडिकल्स वो लोग थे जो बेसिकली क्या थे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल पे बिलीव करते थे। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी कंट्री के अंदर जो भी मेजॉरिटी कल्चर है या रिलीजन के लोग हैं, आप उस कंट्री का रूल उन्हीं लोगों के पास दे दीजिए, ठीक है। तो ये वो बिलीव करते थे। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, उस मेजॉरिटी वाले पीपल्स के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। दे सपोर्टेड वुमेन्स सफरेगेट मूवमेंट्स, उन्होंने क्या करा, वुमेन्स के जो मूवमेंट्स थे, ठीक है, मतलब वुमेन्स जो स्ट्रगल कर रही थी या जो रिवॉल्यूशंस कर रही थी उनको सपोर्ट किया। अच्छा, अब ये वुमेन्स स्ट्रगल या रिवॉल्यूशन क्यों कर रही थी? बिकॉज लिबरल्स नहीं चाहते थे कि वुमेन्स सामने आए, वोट करें। तो बेसिकली इस चीज़ से एंटी होके वो क्या हुआ, उन्होंने मतलब लिबरल्स से एंटी होके वुमेन्स ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा। और लोगों को सपोर्ट किसने किया? रेडिकल्स ने। किसने सपोर्ट किया? रेडिकल्स ने। तो बेसिकली क्या, रेडिकल्स ने वुमेन्स के जो स्ट्रगल थे उसको सपोर्ट किया। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ अ ग्रेट लैंड ऑनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स, और उन्होंने जो ये प्रिविलेज दिया था, कौन सा प्रिविलेज? आप ये देखिए, वोटिंग का प्रिविलेज, यहाँ देखिए आप, जो प्रॉपर्टी थी इनके पास, तो उन्हीं लोगों को क्या था, प्रिविलेज था वोट का। तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया। किसने अपोज किया? रेडिकल्स ने। उन्होंने क्या अपोज किया कि जो लैंड ऑनर्स हैं या जो वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई है बाय बर्थ, वो उनको नहीं मिलनी चाहिए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे। कौन? रेडिकल्स। रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो ये कह रहे थे, उनका मानना ये था कि जो सारी प्रॉपर्टी कुछ लिमिटेड लोगों के पास है वो सही नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपके पास ये 100 प्रॉपर्टी है, ठीक है, इन 100 प्रॉपर्टी में से आपके पास 90 प्रॉपर्टी क्या है, 5 लोगों के पास है, ठीक है, और बाकी जो 10 प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है, 100 लोग, मतलब 100 लोगों के पास है। तो आप देखिए कि जो एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है इसका 90% तो किसके पास है, केवल 5 लोगों के पास, और बाकी 10% कितने लोगों के पास है, 100 लोगों के पास। तो देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो जो रेडिकल्स थे वो बेसिकली ये चाह रहे थे कि जो प्रॉपर्टी है, हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है, बट उनका ये मानना था कि जो प्रॉपर्टीज़ का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम लोगों के पास है, ठीक है, ज़्यादा है और बहुत कम लोगों के पास है, बाकी रेस्ट पीपल्स के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो वो इस चीज़ को अपोज करते थे। तो ये लिबरल्स हुए आपके, और सिमिलरली रेडिकल्स हुए। तो आपको ध्यान रखना, लिबरल्स ने वुमेन्स को सपोर्ट नहीं किया, जबकि रेडिकल्स ने वुमेन्स को सपोर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने लैंड ऑनर्स वगैरह, वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स थे, उनको भी क्या करते थे, वो प्रिविलेज को भी अपोज करते थे। कौन? रेडिकल्स। अब थर्ड जो ग्रुप है वो है आपका कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव दोनों को अपोज करते थे, किसको? रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, कब? 1789 के अंदर। हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंडेड टू द नीड फॉर चेंज। मतलब कि कंजर्वेटिव क्या होते हैं? ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी ख्याल वाले, रूढ़िवादी बोलते हैं हिंदी में। पुराने ख्यालात वाले जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। जो पुराने ख्याल वाले होते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं हम क्या? कंजर्वेटिव। तो बेसिकली कंजर्वेटिव क्या करते थे, वो अपोज करते थे रेडिकल्स को भी और लिबरल्स को भी। बट
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद कंजर्वेटिव्स के भी आइडियाज़ में थोड़े बहुत चेंज आया, और उनके आइडियाज़ में चेंज क्या आया कि उन लोगों ने भी चेंज स्टार्ट किया, वो लोग भी चाहते थे कि चेंज हो, वो लोग भी चाहते थे क्या कि चेंज हो। इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, और बेसिकली 18th सेंचुरी के अंदर कंजर्वेटिव्स ने भी क्या किया, अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज, उन्होंने भी क्या करा, अपोज किया, ठीक है, जनरली आइडिया ऑफ चेंज के। कब? 18th सेंचुरी के आसपास। बट इन 19th सेंचुरी, क्यों? क्योंकि फ्रांस में पूरा रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद तो 1804 1815 तक कौन चला? आपके नेपोलियन। उसके बाद ठीक है, कंजर्वेटिव्स ने भी क्या सोचा कि अब हमें भी चेंज चाहिए। तो मतलब पहले 18th सेंचुरी में तो कंजर्वेटिव्स कोई भी चेंज नहीं चाहते थे, बट जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड पड़ा, तो वो जो कंजर्वेटिव्स वाले लोग थे उनकी थिंकिंग में चेंज आया, और उन लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया 19th सेंचुरी के अंदर कि हमें भी अब थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो उनके आइडियाज़ में भी चेंज आया, एंड दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनवेटेबल बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड। तो उनके आइडियाज़ में क्या चेंज आया? उन्होंने बोला क्या कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि चेंज होने चाहिए, बट उनका ये कहना था कि हमें हमारे पास्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें हमारे पास्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी बॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और उनका मानना था कि जो चेंज होना चाहिए वो बहुत स्लोली होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? वो जो नए चेंजेस चाह रहे थे वो होने चाहिए, नो डाउट, बट आपको अपने पास्ट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो भी आप चेंज करें उसको ग्रेजुअली कीजिए, एक सडनली मत कीजिए। क्या करें? ग्रेजुअली चेंज कीजिए, सडनली चेंज मत कीजिए। तो ये बेसिकली आपके तीन थिंकिंग वाले लोग थे जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर डेवलप हुए, लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ओके, तो देखिए होप लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव समझ में आया बेसिकली। जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, चलिए तो अब आगे इसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, अब बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर सोसाइटीज में क्या चेंज आया और सोशल चेंज क्या आया। ठीक है, इन किन के कारण, इन जो आपके तीन डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे, तीन पीपल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए थे, इनके कारण क्या चेंज आया, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।